व्हाइट हाउस में दाखिल होने का कोई आसान रास्ता नजर नहीं आ रहा। वैसे सच बात यह है कि मैं यहाँ सयाह और सहाफ़ी दोनों के तौर पे आ चुकी हूँ। पास चाहिए होता है आपको। सबसे ज्यादा मुश्किल है व्हाइट हाउस में वोट लेकर आना। सलाम एंड वेलकम टू जिंदगी 360। मैं हूँ आपकी होस्ट सारा जमान। अमेरिका में ये इलेक्शन का साल है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार क्या कुछ कह रहे हैं, इसकी खबरें तो आप तक पहुंच ही रही हैं। लेकिन अहम इश्यूज पर वोटर्स का क्या कहना है, यही हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के शो में। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका में सदर मुंतखब कैसे किया जाता है। फिर इमिग्रेशन जैसे अहम मसले पर पाकिस्तानी और दीगर अमरीकी वोटर्स क्या कहते हैं। और आखिर में जानेंगे कि मजहबी रुझान रखने वाले वोटर्स के लिए इंतखाबात में कौन से इश्यूज अहम हैं। सदर बराक ओबामा अगले साल जनवरी में व्हाइट हाउस से रुखसत हो जाएंगे। उनकी जगह कौन लेगा, इसका फैसला इस साल 8 नवंबर को हो जाएगा। अमेरिका में सदर कैसे मुंतखब किया जाता है, ये समझना और समझाना काफी मुश्किल काम है। मैं तो ट्राई भी नहीं करूंगी। दीपक डोभाल से समझते हैं। अमेरिका के अंदर सदर कैसे चुना जाता है, ये समझना बहुत ही आसान है। लोग वोट डालते हैं, जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। सही में ऐसे ही होता है। अगर आपकी सियासी मामलों में सिर्फ इतनी ही दिलचस्पी है तो समझिए आपको समझ आ गया कि अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो थोड़ी देर हमारे साथ बने रहिए। हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे कि अमेरिका का सदर कैसे चुना जाता है। सबसे पहले ये समझ लें, यह है व्हाइट हाउस जहां अमेरिका का सदर रहता और काम करता है, और यह है कैपिटल हिल जहां अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव और सेनेटर्स चुनकर आते हैं, बहस करते हैं और कानून बनाते हैं। कैपिटल हिल में कौन जीत कर आता है और अमेरिका का सदर कौन बनता है, ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं हैं। तो फिलहाल कैपिटल हिल को भूल जाइए। अमेरिका में लोग सीधा प्रेसिडेंट को चुनते हैं। सदर बनने के लिए 3 शर्तें हैं। पहली ये कि पैदाइशी अमेरिकी होना जरूरी है, यानी मेरे जैसे लोग जो कि पैदा किसी और मुल्क में हुए लेकिन अब अमेरिकी शहरी हैं, वो सदर नहीं बन सकते, वरना क्या पता। खैर, दूसरी शर्त यह है कि उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, और तीसरी ये कि जो सदर बनना चाहता है वो कम से कम 14 साल अमेरिका में रहा हो। अगर कोई इन तीनों शर्तों को पूरा करता है और प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसको अपनी उम्मीदवारी फेडरल इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करानी पड़ेगी, और फिर हर रियासत के बैलेट पेपर पर भी अपना नाम शामिल कराना होगा। उम्मीदवारी के ऐलान के बाद एक अहम काम शुरू होता है, और वो है इलेक्शंस के लिए पैसा इकट्ठा करना। हर चीज व्हाइट में होनी चाहिए, एक एक पैसे का हिसाब देना होता है। अमूमन रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी में एक से ज्यादा आदमी प्रेसिडेंट बनना चाहता है, इसीलिए पहले राउंड की लड़ाई आपस में होती है। इन इलेक्शंस को प्राइमरी या कॉकस कहा जाता है। दोनों पार्टी के लोग हर रियासत में उस उम्मीदवार के लिए वोट करते हैं जिसको वो अपनी पार्टी का नुमाइंदा बनाना चाहते हैं। प्राइमरी इलेक्शंस करीब 6 महीने चलते हैं, और इस दौरान कैंडिडेट्स टीवी, रेडियो और अखबारों में इश्तिहारों के जरिए लोगों को ये बताते हैं कि उनकी पॉलिसीज क्या है। इसके अलावा डिबेट होती हैं जो कि टीवी पर सीधा दिखाई जाती हैं, और इस डिबेट में कैंडिडेट को मौका मिलता है ये साबित करने का कि वो कैसे औरों के मुकाबले बेहतर है। दोनों पार्टियों में जिस उम्मीदवार को ज्यादा डेलीगेट्स मिलते हैं वो अपनी पार्टी का नुमाइंदा बनता है। आजकल अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी में मुकाबला हिलरी क्लिंटन और बर्नी सैंडर्स के बीच है, जबकि रिपब्लिकन पार्टी में इस वक्त कई दावेदार हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, टेड क्रूज, मार्को रूबियो। खैर, जब दोनों पार्टियां अपना अपना उम्मीदवार तय कर लेती हैं तो दूसरे दौर की सियासी मुहिम शुरू होती है। दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों के बीच कई डिबेट्स होती हैं और सियासी दांवपेच का दौर चलता है। नवंबर में पूरा मुल्क वोट डालता है। जो जीतता है वो व्हाइट हाउस जाने की तैयारी करता है, और जो हारता है वो व्हाइट हाउस नहीं जाता। अब यहाँ पर आपको एक टेक्निकल बात बता दें, अमेरिका के लोग तकनीकी तौर पर सीधे सदर के लिए वोट नहीं डालते। वो हर रियासत के कुछ नुमाइंदों के लिए वोट डालते हैं जिन्हें इलेक्टर्स कहा जाता है, और वोटिंग के बाद ये इलेक्टर्स सदर चुनते हैं। इस पूरे प्रोसेस को इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। बस इतनी सी बात है। अगर आपके कुछ समझ ना आया हो तो हमारे फेसबुक पेज पे जाइए और हमसे सवाल पूछिए। चलें जी, समझ आ गया आपको कि अमेरिका में सदर कैसे मुंतखब किया जाता है। अब आपको दिखाते हैं कुछ हल्की फुल्की सियासी कॉमेडी जिसे सभी एंजॉय करते हैं, सिवाय सियासतदानों के। इलेक्शन का साल है तो यहाँ पे टीवी टॉक शो से लेके कॉमेडी क्लब्स तक में सियासी कॉमेडी लोग बहुत शौक से देख रहे हैं।
तो हम आपको झलकियां दिखाने लगे हैं एक सियासी कॉमेडी शो की जिसका नाम है कैंडिडेट्स कन्फेशंस, और इन दिनों ये शो हॉलीवुड में हो रहा है और बहुत पसंद किया जा रहा है। अमेरिका में नए सदर को चुनने के लिए इस साल नवंबर में वोट डाले जाएंगे, लेकिन इलेक्शन का बुखार अभी से जोरों पर है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी की नामजदगी के उम्मीदवार शहर शहर गांव-गांव घूमकर वोट मांग रहे हैं। इन उम्मीदवारों की तकारीर, उनका अंदाज और उनकी गलतियां अमेरिका के कॉमेडियंस के लिए ईंधन साबित हो रही हैं। लॉस एंजलिस का सेकंड सिटी कॉमेडी क्लब आजकल इन उम्मीदवारों की हंसी उड़ाकर लोगों को हंसा रहा है। मैंने आज तक जितने प्राइमरी सेशंस देखे हैं, ये उनमें सबसे ज्यादा दिलचस्प और सनसनीखेज है। वैसे तो हर इलेक्शन सीजन में कॉमेडियंस अपने लिए मसाला ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन इस बार रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप उन्हें हर रोज हंसने हंसाने का सामान दे रहे हैं। एक कामयाब बिजनेसमैन रह चुके डोनाल्ड ट्रंप बाकी कैंडिडेट्स से थोड़ा अलग हैं। वो किसी भी मामले पर जो मन में होता है बोल देते हैं। He goes, well, I don't think that Donald Trump can beat Hillary Clinton, but I can. I say, well, why aren't you beating me? Mexicans, illegals, drugs are a sick thing. Who do you think is doing? जॉश विलिस ने इस मज़ाहिया ड्रामे में डोनाल्ड ट्रंप के डायलॉग्स लिखे हैं। I actually said that. Some of the stuff he said, I thought. उनकी कही कुछ बातों को गाने में शामिल करना बहुत ही मायूब था, लेकिन किसी न किसी तरह उनमें से ज्यादातर को शामिल कर ही लिया गया। इन ड्रामों के डायलॉग्स लिखने वालों का कहना है कि इस बार उम्मीदवारों ने उनका काम काफी आसान कर दिया है, मगर एक उम्मीदवार है जिसके बारे में लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और वो है डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर हिलरी क्लिंटन। एरिन कोलमैन कैंडिडेट कन्फेशन नाम के ड्रामे में हिलरी क्लिंटन का किरदार अदा कर रही हैं। वो सबसे मुश्किल था क्योंकि वो बहुत जानी पहचानी खातून है। वो अपनी आंखों को दूसरों से मुत्तफिक ना होने के इजहार के लिए घुमाती हैं, जो मुझे बहुत मिजाहिया लगता है, क्योंकि उनके पास बेवकूफों के लिए बिल्कुल तहम्मुल नहीं। उनकी बेवक्त की हंसी को हमने परफॉर्मेंस में कुछ बार शामिल किया है। इन ड्रामों को लिखने वालों का कहना है कि भले ही वो लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन ड्रामों से लोगों को उम्मीदवार के बारे में काफी मालूमात मिल सकती है। ये कॉमेडी है और हम इन लोगों की हंसी उड़ा रहे हैं, लेकिन तमाम लतीफों का ताल्लुक उम्मीदवारों के बारे में किसी सच से होता है। मेरा ख्याल है कि हम एक तरह से कॉमेडी के जरिए उम्मीदवारों के बारे में इस तरीके से हकीकत तलाश करते हैं जो हम उन्हें तकरीरों और बहस मुबाहिसे करते हुए देख कर हासिल नहीं कर सकते। इन ड्रामों को देखने आने वाले ज्यादातर लोग 20 से 30 साल के हैं, और इनमें से ज्यादातर लोग टीवी और सोशल मीडिया पर इस तरह के ड्रामों को देखते हुए बड़े हुए हैं। ये एक ऐसे वक्त में एक अहम किरदार अदा कर रहा है जब रवायती मीडिया नाजरीन तक पहुंचने में नाकाम हो रहा है, और इस किस्म की तंजिया कॉमेडी बहुत मौसर अंदाज में लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जो कर सकती है। लोग तो लुत्फ उठाते हैं, लेकिन ट्रंप और क्लिंटन इन ड्रामों को देखकर क्या कहेंगे? Honestly, मेरा ख्याल है कि ट्रंप शायद हमारे गाने से इत्तफाक कर लेंगे। उन्होंने तकरीबन वो सब कुछ कहा है जो इस गाने में मौजूद है। song. जैसे जैसे इलेक्शंस नजदीक आएंगे, इन ड्रामों में बदलते सियासी माहौल के मुताबिक तब्दीली की जाएगी। अमेरिकी इंतखाबात में एक अहम मौजू पर हम ला रहे हैं पाकिस्तानी अमेरिकन वोटर्स की राय। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि अमेरिका को मेल्टिंग पॉट कहा जाता है, एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर से लोग आते हैं और फिर एक कौम का हिस्सा बन जाते हैं। अमेरिका की आबादी तकरीबन 31 करोड़ है और इसमें 4 करोड़ से ज़्यादा तारिकीन वतन हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद गैर कानूनी तौर पर भी रह रहे हैं। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टीज इस बात पर तो मुत्तफिक हैं कि अमेरिका का इमिग्रेशन का निज़ाम ठीक नहीं है, लेकिन इसे ठीक कैसे किया जाए, इस पर दोनों में इख्तिलाफात नजर आते हैं। तो इस अहम मामले पर पाकिस्तानी अमेरिकन और दीगर वोटर्स क्या कहते हैं, यही जानने की कोशिश की है ताबिंदा नईम ने। लोग कहते हैं अमेरिका इमिग्रेंट्स की जन्नत है। मेक्सिको हो, चीन हो या फिर अपना पाकिस्तान, दुनिया के हर कोने से बड़े बड़े रंगीन ख्वाबों की गठरियां उठाए लोग हैं कि बस यहाँ आए ही चले जा रहे हैं।
कोई अपने पीछे रह जाने वालों की जिंदगी बनाना चाहता है, कोई डॉलर कमाना चाहता है और कोई किसी अमेरिकी यूनिवर्सिटी से अच्छी सी भारी भरकम डिग्री लेना चाहता है। ख्वाब देखने और ख्वाब पाने के इस कारोबार में सभी की कहानी एक जैसी है। मुसलमानों की भी। ये अक़वाम मुत्तहिदा जैसा है। अब हमारी कम्युनिटी में हर तरह के लोग हैं। 95%. मेरे ख्याल में यहाँ तकरीबन 95% तारकीन वतन हैं। It's in some other capacity. No matter where we go, and you look at tonight in a blizzard, we have, I guess, a lot of people. I don't know how, there's a lot of people. ये है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के आइंदा सदर बनने की दौड़ में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सबसे आगे भाग रहे हैं। When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. अमेरिका में जायदाद के कारोबार में इन्होंने खूब पैसा और नाम बनाया है। वैसे तो इनके अपने दादा भी जर्मनी से अमेरिका आए थे, लेकिन इन्हें और इनके दीगर रिपब्लिकन हरीफों को इमिग्रेंट से भाईचारा दिखाने में कोई फायदा दिखाई नहीं देता। उल्टा इन्होंने इस मामले को अपनी इंतखाबी मुहिम का सबसे अहम मामला बना दिया है। He'll stop illegal immigration by building a wall on our southern border that Mexico will pay for. और ये है रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार सेनेटर टेड क्रूज। इनके अपने वालिदैन भी क्यूबा से अमेरिका आए थे। I understand that when the mainstream media covers immigration, it doesn't often see it as an economic issue. रिपब्लिकन पार्टी के दूसरे उम्मीदवार भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं। Ben Carson. शायद आपको इनकी और इनकी बातें अच्छी ना लगें। He's going to build a wall. How? I don't like him insulting minorities. I don't वो दीवार बनाना चाहते हैं, कैसे? मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो अक़लियतों की बेइज्जती करते हैं और एक पूरी नस्ल को रेपिस्ट और कातिल करार देते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ट्रंप और क्रूज दोनों अमरीकियों के दिल की बात कर रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी में बहुत से लोग इमिग्रेशन की वजह से परेशान हैं और ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले पर तवज्जो देकर ही सबकत हासिल की है। अगर फर्ज करें डोनाल्ड ट्रंप वाकई अमेरिका की सदारत के मनसब पे फायज हो जाते हैं, फिर मैं पाकिस्तान चले जाऊंगा। मुझे पाकिस्तान जाना पड़ेगा, आपको भी पाकिस्तान जाना पड़ेगा, फिर उधर से इंटरव्यू होगा। आपको वाकई में लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो करेंगे भी? कोशिश करेगा, जीतेगा नहीं ये करने को। बट आई रियली थिंक ट्रंप जो है ना, ही सीम टू हैव फाउंड द वॉइस ऑफ दोज पीपल दैट थिंक दैट वे। द स्कैरी पार्ट अबाउट व्हाट ट्रंप रिप्रेजेंट्स इज नॉट ट्रंप हिमसेल्फ, इट्स द पीपल दैट आर बिहाइंड हिम। आप अगर 4 साल 8 साल पहले जाएं, कोई भी इतना ओपनली डिक्लेयर नहीं इतना हेट्रेड करता था अगेंस्ट इमिग्रेंट्स, अगेंस्ट मुस्लिम्स। लेकिन अब ये जो हो गया, ट्रंप ने क्या किया, उसने दरवाज़ा खोल दिया, उसने अलाउ कर दिया कि जो चुप थे कि वो ज़रा बोलें। अब वो बड़े आराम से बोल रहे हैं कि भी ये देखें हम क्या कर सकते हैं, और हमें मुसलमान नहीं पसंद, हमें इमिग्रेंट्स नहीं पसंद। Who in the Republican line of candidates you like, जिसको आपको लगता है कि शायद एक अच्छा strong candidate has a strong right now I'm thinking Cruz has a good shot at it क्योंकि वो he's well organized, he's been able to do this very well the way he's come out from behind compared to some of the other candidates. दूसरी तरफ हैं अमेरिका के डेमोक्रेट्स। उम्मीदवारी की दौड़ में भागने वाले यहाँ एक दूसरे से बढ़कर रिपब्लिकन पार्टी की एंटी इमिग्रेशन तकरीरों की मजम्मत कर रहे हैं। I was appalled at so many voices, including some. मैं बहुत नाखुश हुआ कि इतनी बहुत सी आवाजें खुद डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी ये कह रही थीं कि सरहद पर इंसानी बहरान में फंसे हुए बच्चे वापस जाएं। Be sent back. Not a single Republican candidate, not one, clearly and consistently supports a real path to citizenship. कोई एक भी रिपब्लिकन उम्मीदवार वाज़े तौर पर और तसलसल के साथ किसी को अमरीकी शहरियत देने की हिमायत नहीं करता। वो सब इंतहा पसंदी की तरफ और बाकी अमरीका से दूर जा रहे हैं। Toward the extreme and away from the rest of America. रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो उम्मीदवार मैदान में हैं, उनमें सबसे ज़्यादा आपको उम्मीद किससे है? मुसलमानों के हक में और पाकिस्तानियों के हक में कितना कौन बेहतर साबित होगा? ट्रंप का तो मुझे इतना ट्रस्ट नहीं है उस इंसान पे। उसका मैं कोई नहीं आपको
बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है उसके ऊपर। बर्नी सैंडर्स का है बड़ा मतलब इंसान वो है कि इंसान वो हमेशा सच्ची बात करता है, जो मुझे फील होता है इस वक्त, और मे बी आगे चल के वो हमारे लिए मुस्लिम्स के लिए या अच्छा साबित हो प्रेसिडेंट, अगर आप इन दोनों में कंपेयर करें। रायामा के कुछ हालिया जायजे ये बताते हैं कि 80% अमरीकी ये समझते हैं कि अमरीका के नए सदर के इंतखाब में इस बार उनके लिए इमिग्रेशन का मसला सबसे अहम किरदार अदा करेगा। अमेरिका की ईसाई और मुसलमान आबादी के लिए सदारती इंतखाबात में कौन से मामला अहमियत रखते हैं, देखिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में मजहब हमेशा से ही एक अहम नुक्ता रहा है। यहाँ आम राय यही है कि सदारती उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि वो मजहब की जानिब भी रुझान रखता हो, और इसलिए सदारती उम्मीदवार यहाँ मजहबी तौर पर क़दामत पसंद वोटर्स को अपनी जानिब माइल करने की बहुत कोशिश करते हैं। अमेरिका की तकरीबन 70% आबादी ईसाई है। इसमें सबसे बड़ी तादाद है प्रोटेस्टेंट फिरके से ताल्लुक रखने वाले इवेंजेलिकल वोटर्स की, और उनके बाद सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक हैं कैथोलिक ईसाई। तो इन दोनों फिरकों के पैरोकारों के लिए इस साल के इंतखाबात में कौन से इश्यूज अहमियत रखते हैं, आइए देखते हैं। प्रोटेस्टेंट फिरके के इवेंजेलिकल तर्ज फिक्र से ताल्लुक रखने वाले वोटरों का कहना है कि उनके मजहबी अकायद उनकी सियासी सोच को बहुत मुतासिर करते हैं। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है तो मेरा मिजाज सियासी नहीं, लेकिन अगर सियासत में खुदा सबसे अहम नहीं तो मुझे ऐसी सियासत से मसला है। टीना जैसे वोटर्स अमूमन ऐसे उम्मीदवारों को पसंद करते हैं जो उनकी नज़र में माशरे के लिए खतरनाक तब्दीलियों की मुखालफत करते हैं, जैसे कि इस्काते हमल का हक या हमजन्स परस्तों के हुकूक से जुड़े मामला। रेवरेंड डेव वेल्च, जो रियासत टेक्सास की ह्यूस्टन एरिया पास्टर्स काउंसिल के सदर हैं, इवेंजेलिकल वोटरों की डोनाल्ड ट्रंप के लिए हिमायत से भी परेशान हैं। ट्रंप की जाती जिंदगी और जुआ खानों की मिल्कियत इखलाकी सवालात तो पैदा करती हैं। इसके अलावा ट्रंप तारकीन वतन और गैर कानूनी तौर पर अमेरिका आने वालों के बारे में भी बहुत सख्त रवैया रखते हैं। इंजील के नुक्ता नज़र से, हमदर्दी के नुक्ता नज़र से ये गैर जिम्मेदाराना और नाकाबिले अमल रवैया है और इसीलिए बुनियादी तौर पर गैर मंतकी है। लेकिन दूसरी जानिब इवेंजेलिकल्स के एक नामवर रहनुमा जेरी फॉलवेल जूनियर, जो एक बड़ी अमेरिकी यूनिवर्सिटी के सदर भी हैं, ट्रंप की हिमायत का इजहार कर चुके हैं। ट्रंप के हामियों का कहना है कि चूंकि वो उनके मसाइल के बारे में दो टोक अंदाज में बात करते हैं, इसलिए वो उन्हें कुछ खामियों के बावजूद पसंद हैं। रियासत टेक्सास की राइस यूनिवर्सिटी के मार्क जोन्स कहते हैं कि इवेंजेलिकल वोटर्स आम तौर पर कुछ बुनियादी बातों को अपने इंतखाब का मयार बनाते हैं। सदारती इंतखाब के बुनियादी मराहल में ये लोग उसकी हमायत करते हैं जो माशरती तौर पर क़दामत पसंद हो, लेकिन जो फिर माशी और खारजा पॉलिसी मामलात में भी इन जैसी राय रखता हो। ऐसा उम्मीदवार मुमकिन है सेनेटर टेड क्रूज साबित हों, और रेवरेंड वेल्च इस इम्कान पर खुश भी हैं। टेड क्रूज यीशु मसीह की तकलीद में मजबूत नजर आते हैं। वो अपने असूलों से हटे नहीं। इवेंजेलिकल्स के बाद सबसे ज्यादा अमेरिकी कैथोलिक ईसाई हैं, जो कि आबादी का तकरीबन 20% हैं। तासुब और तशद्दुद का खात्मा और निज़ाम इंसाफ में मुस्बत तब्दीलियाँ कैथोलिक फिरके की तालीमात का हिस्सा हैं, ये कहना है यूएस कॉन्फ्रेंस ऑफ कैथोलिक बिशप्स के जोनाथन रेइस का। अगर किसी चीज से इंसान का वकार बुलंद होता है तो हम उसकी हमायत करते हैं, और जिस चीज से नुकसान होता है हम उसकी मुखालफत करते हैं। कैथोलिक्स के लिए अमेरिका में बेघर अफराद का मसला भी बहुत अहम है। 16% of people इस मुल्क में 16% अफराद खते गुर्बत से नीचे रहते हैं। ये एक मसला है। That's a problem. कैथोलिक ईसाई इस मुल्क में गैर कानूनी तरीके से आए लोगों के लिए भी कोई हल ढूंढना चाहते हैं। पनाह गजीनों का मसला भी कैथोलिक ईसाइयों के लिए बहुत अहमियत रखता है। गुज़िश्ता सितंबर पोप फ्रांसिस की अमेरिका आमद के दौरान इन मसाइल को मजीद तवज्जो मिली, लेकिन सियासी तौर पर कैथोलिक बटे हुए हैं। निस्फ से कुछ ज्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी के हामी हैं, जबकि निस्फ से कुछ कम रिपब्लिकन्स के साथ हैं। अमेरिका में मर्दमशुमारी और वोटर रजिस्ट्रेशन के दौरान शहरियों से ये नहीं पूछा जाता कि उनका मजहब क्या है, इसलिए ये अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है कि अमेरिका में कितने मुसलमान रहते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक तो मुसलमान अमेरिकी आबादी का 1% से भी कम है। इसका मतलब ये है कि उनकी आबादी यहाँ तकरीबन 30 लाख के करीब है।
लेकिन कुछ और इदारों का ये कहना है कि अमेरिका में तकरीबन 50-60 लाख मुसलमान बसते हैं। वैसे तो ये तादाद काफ़ी थोड़ी है, लेकिन जब हार और जीत के दरमियान फासला हो एक वोट का, तो फिर हर वोटर ही बहुत अहम हो जाता है। तो इस साल के इंतखाबात में अमेरिकन मुस्लिम वोटर्स के लिए कौन से इशूज अहमियत रखते हैं, आइए देखते हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीकियों की तरह यहाँ के मुसलमानों के सियासी रुझानात और उनकी तरजीहात भी एक जैसी नहीं हैं। लेकिन इन दिनों अक्सर अमरीकी मुसलमान एक मखसूस मुद्दे पर मुत्तफिक नजर आते हैं। हम इस एक बात पर तो मुत्तफिक हैं और ये बहुत अहम है। बात यह है कि हम सब खौफ फैलाने वाले और इस्लाम मुखालिफ अंदाज़े गुफ्तगू से तंग आ चुके हैं, जो टीवी पर नजर आने वाले अक्सर उम्मीदवार अपना रहे हैं। अहमद सबू किसी उम्मीदवार का नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन वो बात कर रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और कुछ दीगर नुमाया उम्मीदवारों की, जो मुसलमानों के बारे में शकूक और शुबहात का इजहार कर चुके हैं। इसीलिए इस मस्जिद में लोगों को वोट डालने की जानिब माइल किया जा रहा है। मस्जिद से मुंसलिक स्कूल में भी बच्चों को वोट डालने के हक और फर्ज के बारे में सिखाया जा रहा है। हमारे तालिबे इल्मों के खानदानों का ताल्लुक 32 मुख्तलिफ ममालिक से है। इनमें जो एक चीज मुश्तरक है वो ये है कि ये सब मुसलमान हैं। हम सब जमहूरियत और आज़ादी पर यकीन रखते हैं और इस पर भी कि ये आज़ादी सबका हक है। यहीं के एक अफ्रीकी अमरीकी इलाके के स्कूल में बच्चे अरबी ज़बान और शहरी सरगर्मियों में हिस्सा लेना दोनों एक साथ सीख रहे हैं। इस तरह फिर वो सोचते हैं कि हम इस हुनर को लेकर अपनी कम्युनिटी और दुनिया भर में किस तरह अच्छी तब्दीलियां ला सकते हैं। अमेरिका में आबाद तकरीबन 60% मुसलमान यहाँ दूसरे मुल्कों से आए हैं। हम अपनी मर्जी से यहाँ के शहरी बने हैं। हमने यहाँ रहना कबूल किया है और ये चाहते हैं कि इस मुल्क की खिदमत करें। ये एक अजीम मुल्क है, इसने अपने दरवाजे हमारे लिए खोले हैं। ये मुसलमान कारकुन जिस्मानी सफाई के लिए जरूरी अशिया के पैकेट बना रहे हैं, जो फिर नादार अफराद को दिए जाएंगे। ये लोग भी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर फिक्रमंद हैं। उन्होंने हमें मजबूर कर दिया है कि हम ये दिखाएं कि जमहूरियत वाकई होती क्या है। लिहाजा इस साल हम सबको वोट डालने के लिए बाहर लाने पर तवज्जो देंगे और अमेरिका के रजिस्टर्ड वोटरों की फहरिस्त में मुसलमानों के तनासुब में इजाफा भी करेंगे, ताकि हम अपनी ताकत का इजहार कर सकें। अमेरिका में कैलिफोर्निया, इलिनॉय और न्यूयॉर्क वो रियासतें हैं जहाँ मुसलमानों की तादाद मुल्क में सबसे ज्यादा है। लेकिन सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि इनका वोट सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल होगा फ्लोरिडा, ओहायो, वर्जीनिया और पेंसिल्वेनिया की रियासतों में, जहां मुकाबला बहुत ही सख्त है। अमेरिका का सियासी माहौल इन दिनों खासा गर्म है। आपके ख्याल में यहाँ का अगला सदर कौन होगा या होगी? हमें फेसबुक और ट्विटर पे जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।